हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का आज की सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि आपके पास बहुत ही कम समय बच गया है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जैसा आप जानते हो कि हमने लास्ट क्लास में मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन किए थे डिस्कस। तो आज इस क्लास में उन 30 क्वेश्चन से आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट करें। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट जो क्वेश्चन है। तो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे और 31st क्वेश्चन जो है, 31st क्वेश्चन क्या है आपका? अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड देन टर्न टू हिज राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तो स्टूडेंट, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। तो कभी भी डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन को सोल्व करो तो हमेशा ये जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, उनको लिख लो। जैसे आपको पता है कि सबसे ऊपर की तरफ जो है हमारा उत्तर दिशा लिखते हैं हम, नीचे जो है वो दक्षिण दिशा होता है, राइट साइड में हमारा पूर्व दिशा और लेफ्ट साइड में पश्चिम दिशा लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपका मैप होता है, इंडिया का मैप देखा होगा आपने, तो इंडिया के मैप ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में पश्चिम, ये दिशाएं होती है। तो ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं कि वो आदमी जो है वो यहाँ पे है। अब यहाँ से वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो मतलब वो इस तरह से 5 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला वो। ठीक है, और फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है। अब ये देखो, दक्षिण की तरफ चल रहा है, ऐसे नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है, अब ये इसका क्या है? बायां है, और ये क्या है? दायां। मतलब बायां क्या होता है आपका? लेफ्ट साइड, और दायां राइट साइड। तो वो क्या कर रहा है? दाईं तरफ मुड़ रहा है। दाईं तरफ मतलब इस तरफ मुड़ेगा, दाईं तरफ मुड़ रहा है वो। और कितना चल रहा है? दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि अब वो 3 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, ये 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी कि ये उसका दायां होगा और नीचे की तरफ बायां होगा। तो अब कहाँ मुड़ रहा है वो? बाईं ओर, नीचे की तरफ मुड़ रहा है। और उसके बाद 5 किलोमीटर चल रहा है। देखो, नीचे की तरफ मुड़ रहा है और ये 5 किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो अब ये जो दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी है? नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? क्या बनाया था हमने? दक्षिण दिशा। ओके, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दक्षिण, यानी कि ऑप्शन बी, साउथ। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन सेंस के, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। जो थोड़ा सा ध्यान से करना, कई बार इसमें है ना, क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कंफ्यूजिंग से होते हैं, बट इजी होते हैं, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से करना, कहाँ दाएं मुड़ रहा है, कहाँ बाएं मुड़ रहा है, या किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इन बातों का ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, सी वॉक 20 मीटर, टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, देन टर्न राइट अगेन एंड वॉक 20 मीटर। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग? देखो, सेम क्वेश्चन है, यानी कि सबसे पहले आप डायरेक्शन लिखोगे, उत्तर, दक्षिण, और इधर पूर्व, और इधर पश्चिम। तो इसमें क्या दिया गया है? एक लड़की का मुंह उत्तर की ओर है। देखो, वो ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ी है, यहाँ पे मान लेते खड़ी है, और वो ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ी है, उत्तर की तरफ। वह 20 मीटर चलती है, मतलब उत्तर की तरफ वो 20 मीटर चलती है, यहाँ पे आ गई है। ठीक है, दाएं मुड़ती है। अब देखो, ये इसका राइट साइड है, यानी कि दायां, और इधर क्या है? बायां। तो ये इधर मुड़ेगी, दाएं, दाएं मुड़ेगी। और कितना चल रही है? वो दाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। तो यहां से वो 10 मीटर चलती है, ये मान लेते हैं 10 मीटर चली यहां से। ठीक है, फिर से दाएं मुड़ती है। अब देखो, इधर दायां है तो इधर ही नीचे की तरफ दायां हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? इधर ऊपर की तरफ बायां और नीचे की तरफ दायां होगा। और फिर वो कितना चल रही है? 20 मीटर चल रही है। अब यहाँ पे पहुंच गई। अब मैंने सिर्फ इसके जहां से ये चली थी उसके जस्ट सामने ही क्यों लिखा है ये? क्योंकि देखो, इधर ऊपर की तरफ 20 चली है और नीचे भी वो 20 ही आई है। तो जस्ट जहां से स्टार्ट किया था, जस्ट उसके सामने ही यहाँ पे होगी वो। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि उसका मुंह किस दिशा में है। अब देखो, जब ऊपर से नीचे आ रही है तो मतलब ये नीचे की डायरेक्शन में है, और नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। तो आपका आंसर इसका भी दक्षिण, साउथ में है इसका फेस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अमित पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। अब यहाँ पे दूरी पूछी गई, तो सबसे पहले तो क्या बोला जा रहा है इसमें, पूर्व की ओर है। अमित जो है पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो इधर पूर्व है, पूर्व की ओर 15 किलोमीटर मान लेते हैं। अमित यहां से शुरू करता है और 15 किलोमीटर चलता है यहां तक, ये 15 किलोमीटर चला पूर्व की दिशा में, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, मतलब ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, बाएं, और नीचे की तरफ दाएं, तो वो ऊपर की तरफ बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो यहां से वो 5 किलोमीटर चलता है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर इधर चला। वह फिर से बाएं मुड़ता है। अब देखो ऊपर जा रहा है तो ये राइट मतलब दायां और ये बायां, तो इधर लेफ्ट साइड में मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से 15 किलोमीटर चला और यहां पे पहुंचा। देखो यहां से वो इधर 15 किलोमीटर चला, फिर ऊपर 5 किलोमीटर, फिर इधर वापस 15 किलोमीटर चला। तो ये जस्ट जहां से चला था उसके जस्ट सामने ऊपर की तरफ यहां पे होगा वो, ठीक है। अब आपसे पूछा गया वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो आपसे ये डिस्टेंस पूछी गई है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो आपको नजर आ रहा होगा, देखो 15 चला, फिर ऊपर 5 गया, फिर इधर वापस 15 आया। तो ये जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर की, ये इसके बराबर होगी। मतलब वो प्रारंभिक बिंदु से अब कहाँ पे है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट सवाल। शहर P शहर Q के पूर्व में है, शहर R शहर P के दक्षिण में है, शहर Q के संदर्भ में शहर R किस दिशा में है। क्वेश्चन में क्या दिया, देखो सबसे पहले तो दिशा लिख लो, यानी कि ये पूर्व हो जाएगी, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर पश्चिम। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि टाउन P इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन Q, मतलब शहर P जो है शहर Q के पूर्व में है। अब जो P है ना वो Q के पूर्व में है, मान लेते Q यहाँ पे है तो इसके पूर्व में P यहाँ पे होगा। ओके, Q अगर यहाँ पे है, इसके पूर्व में है P यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद शहर R शहर P के दक्षिण में है, R जो है वो P के दक्षिण में। अब ये P है तो P का दक्षिण कौन सी दिशा है, इधर होगी, नीचे की तरफ होगी दक्षिण, तो R जो है वो यहाँ पे है, P के दक्षिण में है। शहर Q के संदर्भ में शहर R की दिशा किस दिशा में है, शहर R जो है वो Q के संदर्भ में किस दिशा में। अब सिंपल सी बात है, देखो Q के संदर्भ में R की जो दिशा है वो क्या है, तो R जो है इस डायरेक्शन में है ना, Q के R इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, देखो इधर क्या है आपका, इधर पूर्व है और नीचे दक्षिण है, तो मतलब पूर्व और दक्षिण के बीच में हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट, मतलब दोनों दिशा के बीच में है, दक्षिण पूर्व में है R Q के संदर्भ में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साउथ ईस्ट। ओके इसमें चलो आसान से क्वेश्चन है ये, दिशा वाले बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों, अगर आ जाए तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, रोहन उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। देखो मान लेते हैं रोहन यहाँ पे है, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, उत्तर ऊपर की तरफ है, तो रोहन उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो यहां से वो मान लेते हैं 8 किलोमीटर यहाँ पे चला इधर, फिर दाएं मुड़ता है। अब यहाँ ऊपर जा रहा है तो इसका राइट साइड ये है, यानी कि दायां ये है और बायां इधर है, तो वो दाएं मुड़ रहा है, इधर मुड़ रहा है, ठीक है, और 6 किलोमीटर चलता है। तो अब यहां से वो 6 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ पे चला। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो पीछे वाले क्वेश्चन है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये स्टार्टिंग बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, अब वो यहाँ पे पहुंच गया तो कितनी दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि ये कितनी होगी। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, मतलब समकोण जो त्रिभुज होती है, इस समकोण त्रिभुज में एक एंगल जो है, एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए समकोण होती है। तो जो 90 डिग्री के साथ में जो साइड होती है वो एक तो होती है आधार, बेस, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, एक होती है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, पी मान लेते हैं, और एक होता है कर्ण मतलब हाइपोटेनस। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो कर्ण होता है ना ये एच, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार बेस, इनके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये बेस जो है
वो बी है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो इससे हम अप्लाई करके यहाँ पे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि ये जो 90 डिग्री है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के साथ में जो दोनों साइड होती है, एक आधार होती है एक लंब होती है, यानी परपेंडिकुलर और बेस होती है। तो ये आपका एक तो आधार हो जाएगा एक लंब हो जाएगा। मान लेते हैं ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो सामने वाला होता है 90 डिग्री के, ये हाइपोटेनस होता है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर जमा बेस आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 64 जमा 36। तो ये आ जाएगा आपका एच स्क्वायर बराबर 64 और 36 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा 100 स्क्वायर रूट। तो 100 स्क्वायर रूट क्या होता है 10। मतलब ये कि ये जो एच है इसकी ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ कितनी है 100 किलोमीटर, क्योंकि बाकी की किलोमीटर में दे रखी है तो ये भी 10 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब वो प्रारंभिक बिंदु से अब कहां पे पहुंचा हुआ है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पहुंचा हुआ है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपसे इस तरह से डिस्टेंस पूछ लिया जाए, प्रारंभिक बिंदु से जहां पे वो अभी खड़ा है वहां तक की डिस्टेंस पूछ लिया जाए। तो इस तरह से अगर समकोण त्रिभुज बनती है तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर देना। ओके, चलो अगला सवाल। A man is facing south. He turned 135 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? देखो बच्चों, ये थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। मतलब यहाँ पे एंगल में मुड़ रहा है वो। पहले तो क्या हो रहा है कि राइट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल पे मुड़ रहा है कि 135 डिग्री पे मुड़ रहा है, 90 डिग्री पे मुड़ रहा है, 180 डिग्री पे मुड़ रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, एंगल का आपको पता ही होगा। जैसे कि देखो, अगर मान लिया कोई पर्सन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मैं ये कहूं कि नीचे की तरफ वो 90 डिग्री मुड़ रहा है, तो 90 डिग्री तो सीधा यहाँ पे जाके हो जाएगा। मतलब अब वो इधर मुड़ रहा है तो इस डायरेक्शन में फेस हो गया उसका। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वो 45 डिग्री ऊपर की तरफ मुड़ रहा है, तो 45 डिग्री देखो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का तो 90 डिग्री होता है ये पूरा, लेकिन 45 डिग्री बीच में हो जाएगा। तो अगर ये 45 डिग्री मुड़ेगा तो अब इसका फेस इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि 45 डिग्री कितना होता है और 90 डिग्री कितना होता है, 135 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री कितना होता है। 180 डिग्री अगर कोई मुड़ता है, देखो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 180 डिग्री मतलब वो अपोजिट हो जाएगा। ये 180 डिग्री है तो मतलब अब उसका फेस इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी का मुख दक्षिण की ओर है। अब देखो उस आदमी का फेस जो है वो मान लिया यहाँ खड़ा है और इसका फेस इस डायरेक्शन में है, दक्षिण में, नीचे की तरफ दक्षिण होता है तो नीचे की तरफ है उसका फेस। वह घड़ी की विपरीत दिशा में, अब घड़ी का भी सोच लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे कि आपकी घड़ी होती है, ठीक है, अब जो घड़ी होती है आपकी घड़ी में क्या होते हैं, इस तरह से नंबर होते हैं और जो सुइयां होती है वो किस डायरेक्शन में चलती है, वो सुइयां इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे ऐसे घूमती है। तो मतलब इसे हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम उल्टी दिशा में अगर इस डायरेक्शन में अगर चलने लग जाएं तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से, मतलब अगर ऊपर की तरफ फेस है तो राइट साइड में अगर जा रहा है तो वो क्लॉकवाइज जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है तो एंटी क्लॉक जा रहा है। लेकिन अभी देखो ये क्या है, दक्षिण की दिशा में है इसका फेस। अब घड़ी की विपरीत दिशा में, देखो घड़ी की दिशा तो इधर होती है, इस साइड में होगी, लेकिन विपरीत दिशा ऑपोजिट में होगी। तो वो विपरीत दिशा में मुड़ रहा है, ऐसे विपरीत दिशा में मुड़ रहा है कि कहां कितना, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री कितना होता है, 135 डिग्री जो होता है वो 90 डिग्री जमा 45 डिग्री होता है, 90 जमा 45 डिग्री। अब आप बताओ अगर उसका फेस दक्षिण दिशा में है तो पहले वो 90 डिग्री अगर मुड़ेगा तो वो 90 डिग्री में जस्ट पूर्व दिशा में हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद 45 और मुड़ रहा है, देखो 90 तो पूरा यहां तक हो जाएगा, 90 तो पूरा यहां तक हो जाएगा, लेकिन इसका आधा मुड़ रहा है, वो यहां पे मुड़ रहा है। मतलब ये जो है ये 45 डिग्री है, ये 45। तो टोटल कितना हुआ, मतलब पहले ये फेस था इधर तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। ठीक है, 135
35 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि पहले दक्षिण दिशा में था, अब कहाँ हो गया, ये ऊपर उत्तर है और इधर जो है वो पूर्व है, तो पूर्व और उत्तर के बीच में हो गया, तो उत्तर पूर्व में फेस है इसका। कहाँ है, उत्तर पूर्व में फेस है, नॉर्थ ईस्ट में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में है ना, एक तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज कैसे होती है। अब आपकी घड़ी जो है वो ऐसे चलती है, तो इधर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, दूसरा एंगल का ध्यान रखना, एंगल को ब्रेक करना। जो भी एंगल दे रखा है ना, वो 90 डिग्री, 45 डिग्री या 180 डिग्री, इनमें ब्रेक कर देना, उस एंगल को इनमें तोड़ देना। ठीक है, जैसे कि 135 डिग्री था, उसमें 90 और 45 डिग्री बन रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 90 और 45 डिग्री से क्या होता है कि जैसे जो डायरेक्शन होती है ना हमारी, अब ये 90 डिग्री होता है पूरा, और दोनों डायरेक्शन के बीच में जो होगा तो ये इतना सा जो है ना, ये 45 डिग्री होता है। तो इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ब्रेक कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि कितना किस डायरेक्शन में जा रहा है वो। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो आगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, ये लाभ और प्रतिशत के क्वेश्चन में दे रखे, क्रय मूल्य 400 रुपए है, क्रय मूल्य 400 रुपए है और विक्रय मूल्य 500 रुपए है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले तो हम लाभ कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, क्रय मूल्य क्या होता है, जिसपे खरीदा होता है हमें कोई आइटम। ठीक है, तो 400 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, और विक्रय मूल्य होता है जिसपे बेचते हैं, यानी कि जो उस वस्तु को 500 में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ। मतलब लाभ कैसे कैलकुलेट करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 100 रुपए का लाभ हो गया ना, साफ साफ नजर आ रहा है, 400 में खरीदा, 500 में बेच दिया, तो 100 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। एक बात का ध्यान रखना, चाहे वो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, अगर लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है तो हमेशा कैसे निकालोगे, जो भी लाभ या हानि हुई है रुपए में, उसको डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से। मतलब हमेशा लाभ और हानि का प्रतिशत जो है वो हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो ये बात ध्यान रखना। तो जैसे कि यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ हुआ है कितने रुपए का, 100 रुपए का, तो 100 रुपए को डिवाइड कर दो किससे, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से डिवाइड कर दो, मतलब 400 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये जो 2 0 से 2 0, 4 से जो 100 है वो 25 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका लाभ प्रतिशत जो है वो 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ओके, सिंपल से क्वेश्चन होती है ये चीजें। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। क्रय मूल्य की मैंने विक्रय मूल्य, लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 100 रुपए का। अब इस लाभ का प्रतिशत निकालना है तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज बोट फॉर 300 रुपीज एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में दिया है एक वस्तु को 300 रुपए में खरीदा गया है, मतलब क्रय मूल्य 300 रुपए, और 20% लाभ पर बेच दिया गया। तो लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है 20%। अब आपको यहाँ पे बेच जाता है विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं। विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 100, लाभ है तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो। तो जो भी लाभ प्रतिशत होगा, यहाँ पे लाभ प्रतिशत को 100 में जोड़ दो, डिवाइड बाई 100 कर दो और मल्टीप्लाई बाई जो क्रय मूल्य है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लाभ विक्रय मूल्य कैलकुलेट करने का। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, देखो 100 जमा, क्योंकि लाभ प्रतिशत है तो जोड़ देंगे, तो 20% है तो 20 को जोड़ दो, डिवाइड बाई 100, प्रतिशत नहीं लगाना यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाई क्रय मूल्य 300, तो ये बन जाएगा आपका 120/100 गुना 300। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 120 गुना में 3 12 तिया 36, 360 रुपए, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा 360 रुपए। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला याद रखना, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का। अब यहाँ से क्रय मूल्य का भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। क्रय मूल्य का कैसे आ जाएगा, देखो इधर ये क्रय मूल्य है, यहीं से बन जाएगा क्रय मूल्य का फॉर्मूला। हमें क्या करना है, ये जो 100 है इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो उधर गुना में हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, और ये जो पोर्शन है ये इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो 100 प्लस लाभ है तो प्लस कर दो,
और हानि है तो माइनस कर दो, ठीक है। और ये जो विक्रय मूल्य ये तो गुणा में ही रहेगा ऊपर, विक्रय मूल्य। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? 100/100 जमा में लाभ प्रतिशत गुना में विक्रय मूल्य। ओके, तो ये क्रय मूल्य कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौना 500 रुपए में खरीदा जाता है और 10% हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने बताया ना विक्रय मूल्य का अभी फॉर्मूला बताया है, तो वो क्या होता है 100, अगर हानि है तो माइनस कर दो, हानि प्रतिशत डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई क्रय मूल्य, ठीक है। तो 100 माइनस हानि कितनी है 10%, तो 10 माइनस कर दो डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है कि है आपका 500 रुपए, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 90/100 गुना 500, तो सिंप्लीफाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी 500 की, तो 90 गुना में 500, 9 पंजा 45, 450 रुपए, 450 रुपए ये जो है आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है, क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला अभी मैंने बताया 100/100, अगर लाभ है तो जोड़ दो और हानि है तो घटा दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई विक्रय मूल्य, ठीक है। मेथड तो और भी बहुत है ये जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के, बट वो जो परसेंटेज को हम यूज करते हैं वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसको पहले समझना पड़ता है परसेंटेज को, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास टाइम इतना नहीं है कि वो पूरा डिटेल में समझाऊं। अभी क्या करो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आप कोई और एग्जाम देते हो तो वहां पे उन चीजों को सीखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपको पता है ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, 600 रुपए में बेचने पर, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। ये लाभ हो रहा है कितना, लाभ प्रतिशत कितना 20% है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100/100 जमा लाभ प्रतिशत कितना है 20 गुना में विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 100 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 600, तो ये देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 पंजा 60, 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना में 100, 500 रुपए, 500 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि उस वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया था। ओके, नेक्स्ट, 5 सेबों का क्रय मूल्य 4 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है कि आपको कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, कुछ वस्तुओं के उनकी संख्या अलग होगी, तो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अगर बराबर दे रखा है, तो ऐसे सवालों को करना क्या। देखो बिल्कुल सिंपल सा रेशियो मेथड है, जिसे रेशियो मेथड कहते हैं, उसको यूज कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखो। जैसे कि ये कह रहा है कि 5 सेबों का क्रय मूल्य, 5 सेबों का क्रय मूल्य, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये क्रय मूल्य है, ये मैंने क्या लिख दिया क्रय मूल्य। अब 5, ये 1 का क्रय मूल्य है, तो 5 का कितना हो जाएगा, इसको 5 से गुना कर दो, 5 सेबों का क्रय मूल्य आ गया। उसके बाद मूल्य 4 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो विक्रय मूल्य क्या है, ये विक्रय मूल्य है। अब ये 1 का विक्रय मूल्य है, तो 4 का कितना हो जाएगा, तो 4 से गुना कर दो। तो ये जो दोनों है ना ये बराबर है, इसने यही तो बोला 5 सेबों का क्रय मूल्य और 4 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत जो भी हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो ऐसा लिख के उसके बाद करना क्या, देखो ध्यान से, क्रय मूल्य, ये जो क्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य, ये इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा विक्रय मूल्य, और ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर 4 के डिवाइड में चला जाएगा, ये हो गया। अब आप इसको ऐसे मानो कि क्रय मूल्य तो 4 रुपए है और विक्रय मूल्य 5 रुपए है, तो मुझे बताओ क्या हो रहा है, लाभ या हानि। 4 में खरीदा गया, 5 में बेचा गया, तो यानी कि यहाँ पे लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ कितने को हो रहा है, पहले तो लाभ आ जाएगा। जैसे कि मान लिया हमने क्या माना कि 4 रुपए में खरीदा गया, 5 में बेचा गया, तो 1 रुपए का लाभ हुआ। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, और मैंने बताया था लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितने रुपए का लाभ हुआ डिवाइड बाय जिसमें खरीदा गया था क्रय मूल्य कितना 4, गुना में 100 कर दो। तो ये 100 जो है 4 से कैंसिल आउट कर देंगे 25, तो इसका मतलब 25% लाभ आ जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से हैंडल करना है, इनको ऐसे ही सोल्व करना है। बस बराबर रख दो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल दो, यानी कि क्रय मूल्य डिवाइड बाय विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य डिवाइड बाय क्रय मूल्य, जो भी आ जाएगा उनको सामने जो भी है वही मान लो। यानी क्रय मूल्य 4 रुपए, विक्रय मूल्य 5 रुपए, तो लाभ कितना हो जाएगा, 1 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो इस 1 रुपए का प्रतिशत निकालना है, तो 1 रुपए डिवाइड बाई क्रय मूल्य होता है, हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पे निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत जो भी है गुना 100 कर देना। ओके, अगला सवाल कर लोगे ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान से होते हैं, अगर ये मेथड पता हो तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है, एक रेडियो 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 890 रुपए में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या होती। देखो ये कह रहे हैं कि एक रेडियो को 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया, तो इसका मतलब 990 क्या है, बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य है। 990 रुपए विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 990 रुपए में बेचने पर कितना लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत है आपका 10%। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दूसरा 890 रुपए में, अगर 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। तो ध्यान से देखो, हमें सिर्फ बेचने का प्राइस दे रखा है, खरीदने का नहीं दिया। जब हमें खरीदने का पता चल जाएगा तो यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि लाभ होगा या हानि होगी। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालिए, यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। और क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला बताया था, 100/100। लाभ है तो ऐड कर दो, हानि है तो जो माइनस कर दो। तो लाभ 10% 10 ऐड कर दो, और गुना में विक्रय मूल्य 990। तो जब इसको सोल्व करेंगे 100/110 इंटू 990, तो ये जो है ये 9 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका 900 रुपये जो है वो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर आपका क्रय मूल्य 900 रुपये है और विक्रय मूल्य 890 रुपये है, मतलब अगर 900 रुपये में खरीदा गया है, 890 रुपये में बेचा गया है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 10 रुपये की हानि, हानि कितनी हुई है, 10 रुपये की हुई है। अब हानि प्रतिशत निकालना है हमें, हानि प्रतिशत नहीं, आपको रुपये में ही निकालना है, यहाँ पे जरूरत नहीं है हानि प्रतिशत निकालने की। देखो 10 रुपये का लॉस, ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे हानि प्रतिशत पूछते तो आप कैसे कैलकुलेट करते, 10 रुपये की हानि हुई है, किस पे कैलकुलेट होगी हानि प्रतिशत, मैंने बताया था लाभ और हानि प्रतिशत दोनों ही क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो 900 डिवाइड में करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 सही 1/9% हानि। ठीक है, तो ये हानि प्रतिशत आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहे हैं कि 2500 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2500 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, मतलब आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो आपको मूलधन दे रखा है कि 2500 रुपए पर ही कैलकुलेट करना है, तो ये मूलधन है आपका। दर आपको दे रखी है 8% वार्षिक, तो 8 गुना में समय 3 वर्ष दे रखा है, 3/100। तो कैलकुलेट कर दीजिए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 25 8 200, 200 गुना में 3 करेंगे तो 600 रुपये। तो ये साधारण ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, राइट, समझ में आ रहा है ना चीजें। ठीक है, आसान से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इजीली आप कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है बस। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मेथड यूज कर रहे हैं, उनको एक बार प्रैक्टिस करो तो आसानी से हो जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछते आपसे। ठीक है, आपके इस एग्जाम में सिंपल बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। यदि 5000 रुपए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 4 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि, यानी कि मिश्र धन कैलकुलेट करना है। साधारण ब्याज है, ठीक है, मूलधन आपका कितना है 5000 रुपये, दर जो है वो है 10% वार्षिक ईयरली। ठीक है, उसके बाद आपसे 4 वर्ष समय 4 वर्ष है, तो आपसे क्या पूछा गया, मिश्र धन। तो सबसे पहले तो ब्याज निकाल लो, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन 500 गुना दर 10 गुना समय 4/100। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट कर दो। 50 गुना में 10
500, 500 गुना में 4 करेंगे तो 2000, 2000 रुपये ये साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, अब हमें तो मिश्र धन कैलकुलेट करना है, यानी कुल राशि कैलकुलेट करनी है। अब जो जमा करवाया 5000 वो, और इस पे 2000 रुपये ब्याज बन गया, तो कुल राशि कितनी मिलेगी? 7000 रुपये। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन जमा ब्याज, तो आपका आ जाएगा 7000 रुपये। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 2000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 400 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा? अब अभी आपको देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने बताया है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया है मैंने, क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब जो जो गिवन है वो पुट कर दो। ये कह रहे हैं कि कितने वर्षों में 2000 रुपये पर, ये क्या है? ये आपका मूलधन है, 5% वार्षिक दर से, यानी ये दर है, से 400 रुपए का साधारण ब्याज बनेगा, तो यानी कि ये साधारण ब्याज है। ठीक है, तो ये पूछ रहे कितने वर्षों में, ये मतलब समय पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो जो जो गिवन है वो पुट कर दो। साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपए, बराबर मूलधन कितना है? 2000 रुपए, गुना दर कितनी है? 5% वार्षिक, गुना समय कितना है? समय को टी मान लो, बटा 100, क्योंकि समय ही तो कैलकुलेट करना है, जो गिवन नहीं है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, 20 गुना में 5, 100 हो जाएगा। ये जो 100 ऊपर मल्टीप्लाई में है टी के साथ, ये नीचे जाके इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 400 बटा 100 हो जाएगा, और बराबर टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। टी इज इक्वल टू 4 वर्ष, क्योंकि समय पूछा 4 वर्ष जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। दर जो है वो वार्षिक है, तो इसलिए समय भी वर्ष में आएगा। ओके, अगर दर मंथली होती यानी कि मासिक होती, तो जो समय है वो महीनों में आ जाता, राइट। अगला सवाल, किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3000 रुपये पर 3 वर्ष में 900 का ब्याज बनेगा? देखो अभी बताया मैंने, ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है, अब आपसे दर पूछा गया है, तो पुट कर दो। ब्याज कितना है? 900 रुपये साधारण ब्याज, बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 करते हैं। ठीक है, ब्याज का फॉर्मूला, तो मूलधन है 3000 रुपये, गुना दर आपसे पूछा है तो दर को मान लो R, गुना समय आपको दे रखा है 3 वर्ष, बटा 100। तो हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो ये कैंसिल आउट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 30 गुना में 3 जो है 90 बनेगा, तो ये 90 इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 900 बटा 90। तो जब 90 से 900 को कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब R 10। तो 10 का मतलब, R का मतलब 10% वार्षिक, क्योंकि आपका जो समय है वो वर्ष में है, तो इसलिए 10% वार्षिक दर आ जाएगी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो आर होता है वो वार्षिक, प्रतिशत वार्षिक होता है, यानी कि जैसे कि 10% वार्षिक, 5%, तभी तो रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10 आर की वैल्यू, तो इसका मतलब 10% वार्षिक है ये। कौन सा मूलधन 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 120 रुपए का साधारण ब्याज देगा? कौन सा मूलधन? अब यहाँ पे मूलधन कैलकुलेट करना है। अब आपका साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपए, बराबर मूलधन आपको कैलकुलेट करना है, गुना दर दे रखी है 6% वार्षिक, समय दे रखा है 2 वर्ष, बटा 100। हमें तो मूलधन कैलकुलेट करना है, तो कर दो कैलकुलेट। ये जो 100 है ये इधर डिवाइड में है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 120 गुना में 100, और ये जो 6 गुना में 2 है ये इधर मूलधन के साथ गुना हो रहा है, तो ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, 6 गुना में 2 बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन। इधर मूलधन बचेगा, तो देखो 6 गुना में 2, 6 दूनी 12, 12 से 120 जो है 10 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 गुना में 100, 1000, मतलब आपका जो मूलधन है वो कितना आ गया? 1000 रुपये, 1000। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में समय की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बट अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो ये भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व कर देना है। तो देखो इजी है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में समय की 3 गुनी हो जाती है, मतलब धनराशि का मतलब मूलधन, कोई मूलधन है, मान लेते हैं कोई मूलधन है x रुपए, ठीक है, तो वो क्या हो रही है? 10 वर्ष में 3 गुनी हो रही है,
मतलब जब राशि कोई मूलधन डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में, उस पे ब्याज बना, ठीक है, तो ब्याज के साथ वो जो कुल राशि है वो 3 गुनी हो रही है मूलधन का। तो जो कुल राशि होती है वो होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। तो ये जो मिश्र धन कितना बन रहा है, जो मूलधन है इसका 3 गुना बन रहा है, मतलब 3x बन रहा है, 3x रुपए बन रहा है, ठीक है ना। मूलधन अगर x है तो इसका 3 गुना बन रहा है, 3x हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन जो होता है वो क्या होता है, मूलधन जमा में ब्याज, यही होता है। तो अगर हमें ब्याज निकालना है तो इस मिश्र धन में से ये मूलधन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो 3x मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दो, मतलब x को माइनस कर दो, तो 2x जो है, 2x रुपए जो है ये साधारण ब्याज हो जाएगा। अब साधारण ब्याज के फॉर्मूला में पुट कर दो। अब आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज कितना है ये 2x। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन, मूलधन कितना है x गुना दर, दर कितनी है, दर आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, गुना समय आपको 10 वर्ष दे रखा है, बटा 100, तो ये हो जाएगा। अब यहां से दर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 10 से पहले तो ये 100 को कैंसिल आउट कर दो, 10, ये 10 डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 गुना में 2x, और ये x गुना में है दर के, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, बराबर दर आ जाएगा, ठीक है। अब ये x से x कैंसिल आउट, तो दर कितना आ जाएगा, 2 गुना में 10, 20, मतलब 20% वार्षिक ये दर होगा, ओके। तो ये आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मूलधन का 3 गुना मिश्र धन बन रहा है। अब आपको पता है मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन भी जमा होता है और ब्याज भी जमा होता है। तो मिश्र धन में से अगर मूलधन को हटा देंगे तो ब्याज बचेगा ना, तो ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूलधन में से, सॉरी मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा, तो हमें ये ब्याज मिल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो ये एवरेज की क्वेश्चन है, मतलब पहले जो प्राइम नंबर है 5, प्राइम नंबर मतलब जो अभाज्य संख्या है, क्या क्या है अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या वो क्या होती है बच्चों, वो 2 होती है, इस बात का ध्यान रखना। 2 जो है वो सबसे फर्स्ट एंड सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा और सबसे पहला जो है प्राइम नंबर वो 2 है। उसके बाद ऐसा नंबर जो खुद या एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता वो 3 आ जाएगा, उससे अगला जो है वो 5 आ जाएगा, उससे अगला 7 आ जाएगा, उससे अगला 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि 13 आ जाएगा, उसके बाद 17, 19, 23, 29। तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। अब ये कह रहे हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं तो ये है, इसके बाद ये आ जाएगी, तो इनका औसत निकालना है। अब आपको औसत का तो पता है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिन भी नंबर्स का औसत निकालना है सबसे पहले उनका योग कर दो, ठीक है, और बटा क्या कर देंगे, संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप देखिए योग करेंगे तो सबसे पहले योग क्या हो जाएगा, देखो 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11, तो ये तो योग हो गया। और ये कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। तो अब ऐड करेंगे 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, 28 बटा 5। तो इसको 28 को 5 से भाग देंगे तो 5 5 25, 3 बचेगा दशमलव, फिर 0 लेंगे तो 30 आ जाएगा, 5 छिक्का 30, तो 5.6। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कि पहली 5 अभाज्य संख्याएं क्या है, तो बाकी की अभाज्य संख्याएं ये होती है, ओके। तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 25 अभाज्य संख्याएं होती है, 25, ठीक है। इसमें 1 से 50 तक तो 15 होती है, और 50 से 100 के बीच में जो है वो बाकी की 10 होती है, तो टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहे कि 5 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है, कितना है 20।
अब ये कह रहे हैं इसमें से अगर एक संख्या को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं बच जाएगी, 4 संख्याएं बच जाएगी। तो उनका जो औसत है, बची हुई जो संख्याएं हैं उनका औसत क्या हो जाएगा, अभी जो औसत हो जाएगा, जो बाकी की 4 संख्याएं बची एक संख्या हटाने के बाद, तो वो संख्या हटाने के बाद इनका औसत 15 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये जो एक संख्या हटाई गई है ना, इसका मान बताना है कि ये कौन सी संख्या है। इसको ऐसे मान लो कि एक संख्या x है जो हटा दी गई है, ये जो x है ये इसमें से हटा दी गई है 5 संख्याओं में से, तो इसमें से x को हटाने के बाद 4 संख्याएं बची, उनका औसत 15 है। अब आपको पता है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, योग जमा संख्याओं की संख्या, यही होता है। अब अगर मान लिया आपको औसत दे रखा है और संख्याएं दे रखी है, तो योग कैलकुलेट कर सकते हो ना। योग क्या हो जाएगा, ये संख्याएं जो है डिवाइड में है, यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि औसत को संख्याओं की संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इनका योग कैलकुलेट करते हैं कि ये जो 5 संख्याएं हैं इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा इनका जो 5 संख्याएं। तो आप औसत को किससे गुना करोगे, जितनी संख्याएं हैं, यानी संख्याओं का जो नंबर है 5 संख्याएं, तो 5 से गुना कर दो तो 100 इनका योग आ जाएगा। इसी तरह से ये जो 4 संख्याएं हैं इनका भी योग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वही सेम फॉर्मूला, औसत को संख्या से गुना कर दो, यानी औसत आपका 15 है और कितनी संख्याएं हैं, ये 4 है, तो 4 से गुना कर दो, 15 चौका 60। अब देखो 5 संख्याओं का औसत 100 है और उनमें से 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो जो 5वीं संख्या वो क्या हो जाएगी, माइनस कर दो, यानी कि 100 में से 60 को माइनस कर दो, तो ये जो 40 है ना, ये 5वीं संख्या ही तो हो जाएगी, मतलब ये जो x है आपका, इसका मान 40 ही तो आ जाएगा, है ना, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत योग जो है, टोटल जो है वो 100 है। अब इसमें से एक संख्या हटा दी तो बाकी के जो 4 संख्याएं बची उनका टोटल जो है वो 60 आ रहा है, तो इसका मतलब जो संख्या हटाई है वो 40 है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट, 1 और 20 के बीच की सभी विषम ओड संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको कह रहा है कि 1 से लेकर 20 तक के जितने भी ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, उनका औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ओड नंबर्स देखो क्या क्या होते हैं। ओड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये ओड संख्याएं हैं। अब इनका औसत ज्ञात करना है। देखो एक तरीका तो ये है कि इनका औसत कैसे कैलकुलेट करोगे, औसत कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो इनका योग करो बटा कितनी संख्याएं हैं ये, 1 से 20 तक कितने ओड नंबर होंगे। तो आपको पता है कि 1 से लेकर 20 तक टोटल 20 संख्याएं हैं, तो जिसमें से 10 तो आपके ओड होंगे यानी कि विषम संख्याएं होगी, और बाकी के 10 जो है वो सम संख्याएं होगी, मतलब इवन नंबर होंगे। ठीक है, 10 तो ओड विषम संख्याएं होती है 1 से 20 तक। ठीक है, जितनी विषम संख्या उतनी ही सम संख्याएं। तो 10 है तो इसको क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे, तो यही औसत आएगा। एक तो ये तरीका है कि इनको सबको ऐड कर दो। ठीक है, अब ऐड भी कैसे करोगे, देखो आपको तरीका बताता हूं ऐड करने का, बहुत आसान सा तरीका है। अब क्या करो, 1 को और 19 को जोड़ दो, 1 और 19 कितना हो जाएगा, 20। फिर 3 को और 17 को जोड़ दो, कितना हो गया, 20। 5 को और 15 को जोड़ दो, कितना हो गया, 20। फिर उसके बाद 7 और 13 को जोड़ दो, कितना हो गया, 20। 9 और 11 को जोड़ दो, कितना हो गया, 20। जुड़ गए ना सारे। अब कितने 20 है, 20 20 20 20 20, यानी 5 बार 20 है तो 5 गुना में 20 कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए कि 5 टाइम्स 20 है तो बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 संख्याएं हैं टोटल, 10 संख्याओं का जो योग है वो 100 आ रहा है, बटा 10, यानी कि 10 जो है वो क्या आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसका कैसे हो सकता है, इसका दूसरे तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां पे एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब भी लगातार नंबर आए, लगातार, वो लगातार नंबर चाहे प्राकृतिक संख्याएं हैं या फिर विषम संख्याएं या फिर आपके सम संख्याएं हैं, मतलब लगातार का मतलब चाहे बीच में गैप हो,
बीच में गैप हो लेकिन बराबर गैप हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2-2 का गैप है, तो 2-2 का गैप मतलब ये जो सम संख्या है या विषम संख्या है, जो लगातार विषम संख्या है, तो अगर इनका औसत निकालना हो, कोई भी लगातार संख्याएं हो, उनका अगर औसत निकालना है तो हमेशा बीच का नंबर जो होता है ना, वही आपका औसत होता है। अब वो जो बीच का नंबर है वो क्या होगा, देखो बीच का जो नंबर है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये 10 नंबर है तो एक काम करो, 5 नंबर तो इधर छोड़ दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 नंबर तो इधर छोड़ दो और 5 नंबर इधर छोड़ दो, तो बीच का जो मिडिल नंबर है वो क्या होगा, 9 और 11 के बीच में जो आएगा वो 10 आएगा, और 10 ही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, यानी कि औसत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लिया आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो योग करने की भी जरूरत नहीं है। जब लगातार नंबर आ जाए ना, तो उनको मिडल जो बीच का नंबर है ना, वो बीच का नंबर इन नंबर में से भी हो सकता है और इनके कोई भी 2 नंबर के बीच का भी नंबर हो सकता है, ठीक है, बीच की वैल्यू भी हो सकती है, तो वो भी आपका एवरेज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलो अगला सवाल। 6 पैकेटों का औसत वजन 4.5 किलोग्राम है, सभी पैकेटों का कुल वजन कितना है। देखो 6 पैकेट है, इनका जो औसत है, औसत वेट जो है, औसत एवरेज वेट जो है वो 4.5 किलोग्राम है। तो आपको पूछा गया है कि सभी पैकेट का टोटल कुल जो वेट है, कुल वेट का मतलब योग, सभी पैकेट का जो वेट है उनका योग कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए योग कैसे कैलकुलेट करते हैं, औसत गुना में संख्या कि कितनी संख्या है ये, ठीक है। तो औसत तो 4.5 है, गुना कितने पैकेट का है ये, 6 पैकेट का, तो 6 से गुना कर दो, तो 6 पंजा 30 हासिल 3, 6 चौका 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। तो कहने का मतलब जो कुल वेट है वो 27 किलो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कुल वेट जो है वो आपका 27 किलो आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 लगातार सम यानी कि इवन संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, तो अभी मैं बता देता हूं कि क्या कह रहा है कि ये इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, कितनी, 4 सम संख्याएं हैं, इनका औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, कितना है, 27 है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। पहली बात तो ये कि आपको ऐसे केस में 2 तरीके यूज कर सकते हो। एक तो ये कि जैसे सबसे छोटी संख्या जो है ना वो x मान लो, सम संख्याएं हैं यानी कि इवन नंबर है, सबसे छोटा इवन नंबर x मान लो, 4 इवन नंबर है। नेक्स्ट जो अगला इवन नंबर होगा, अगली सम संख्या होगी वो x जमा 2 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी अगर हम सम संख्या की बात करें, जैसे कि मान लिया 12 एक सम संख्या है, इससे आगे वाली 12 आगे वाली जो सम संख्या वो 14 होगी, उससे आगे वाली क्या होगी, 16 होगी, उससे आगे वाली 18 होगी। तो क्या क्या हो रहा है, 2 ऐड किया जा रहा है, आगे 2 ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी पहली अगर आपकी सम संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x जमा 2, अगली क्या हो जाएगी, x जमा 4, अगली क्या हो जाएगी, x जमा 6। तो यानी कि ये 4 सम संख्याएं आ जाएगी। अब इन 4 सम संख्याओं का औसत 27 है, तो मतलब औसत कैसे निकालते हैं, इनका जो एवरेज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इनको जोड़ेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो x प्लस x प्लस x प्लस x क्या आ जाएगा, 4x, फिर उसके बाद 2 प्लस 4 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12। मतलब ये औसत आ जाए, ये योग आ जाएगा, क्या आ गया, ये योग। तो योग आ गया आपका कितना, औसत निकालना है, तो यानी कि 4x जमा 12 बटा योग को डिवाइड करेंगे, कितनी संख्याएं हैं ये, तो ये 4 संख्याएं हैं, तो 4 से भाग दे दो, तो ये औसत निकल जाएगा। और औसत किसके बराबर है, 27, तो 27 के बराबर रख दो, यहां से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4x जमा 12 गुना में ये 4 जो है 27 से गुना हो जाएगा, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54, 54 दूनी 108, तो 27 चौका 108 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 4x बराबर 12 माइनस करेंगे इसमें से तो 96 आ जाएगा। x का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 24। तो x का मान 24 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली सम संख्या है वो 24 है, सबसे छोटी, x का मान 24 आ रहा है, तो ये जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 24 जमा में 6, 24 जमा 6 यानी कि 30 जो है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो
तो एक तो तरीका ये है, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 30। ठीक है, दूसरा आपको एक और इजी बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम लगातार नंबर की बात करें, लगातार, चाहे वो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये कि 1 2 3 4 5 लगातार नंबर है, या फिर वो जैसे कि सम संख्याएं हैं, या फिर वो विषम संख्याएं हैं, कोई भी हो लगातार होनी चाहिए, या फिर किसी के मल्टीप्लाई है, जैसे कि मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 5 10 15 20 25 इस तरह की हो, मतलब लगातार होनी चाहिए, लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। तो अगर ऐसे नंबर का हमें औसत निकालना है, औसत यानी कि एवरेज अगर हमें निकालना है, एवरेज, तो ये एवरेज होता है, ये हमेशा हमेशा क्या होता है, मिडल वैल्यू होती है, मिडल वैल्यू होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे कि ये क्या है, ये सम संख्याएं हैं और ये लगातार है, 4 लगातार सम संख्याएं। ठीक है, अब 4 लगातार सम संख्याएं हैं तो उनका जो मिडल वैल्यू है वही हमारा औसत होगा। अब ध्यान दो, जो भी 4 संख्याएं हैं देखो उनका जो औसत है वो 27 है, 27 है। ठीक है, ये क्या होगी, ये मिडल वैल्यू होगी। अब एक बात बताओ, ये 27 खुद तो सम संख्या है नहीं, ये तो विषम संख्या है, तो ये तो उनमें से होगा नहीं, लेकिन ये मिडल वैल्यू होगी। तो इसके छोटे और इससे बड़े, मतलब 4 संख्याएं तो 2 तो इससे छोटे होंगे, ठीक है, 2 तो क्या होंगे, छोटे होंगे, और 2 ही इससे क्या होंगे, बड़े नंबर होंगे। तो 27 से छोटे 2 सम संख्याएं क्या होगी, एक तो 26 हो जाएगी और दूसरी 24 हो जाएगी। इससे 2 बड़ी कौन सी हो जाएगी, एक तो 28 हो जाएगी और दूसरी 30 हो जाएगी। तो मतलब आगे चारों नंबर, क्योंकि 27 क्या है, मिडल वैल्यू है, बीच की वैल्यू है। ठीक है, बीच की संख्या है, तो मिडल वैल्यू 27 है, ये एवरेज है, ये औसत है। तो हमें 4 लगातार संख्याओं का औसत है, तो यानी कि 4 लगातार संख्याएं इसके आजू बाजू होगी, मतलब अगल दोनों इससे कुछ छोटी होगी कुछ बड़ी, जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। तो 4 नंबर है तो 2 छोटी होगी 2 बड़ी, तो सम संख्याएं देख लो, तो 24 और 26 ये तो 2 छोटी सम संख्याएं आ गई इससे, और ये 2 बड़ी आ गई। तो यहाँ से सबसे छोटा नंबर तो 24 आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 30 आ जाएगा। तो आपसे सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर पूछे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ओके स्टूडेंट, तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो कि लगातार अगर दे रखी तो डायरेक्टली मिडिल वैल्यू करके छोटे और बड़े सारे लिख दो। 4 है तो 2 छोटे 2 बड़े, अगर 6 है तो क्या हो जाएगा, 3 छोटे और 3 बड़े, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक कक्षा में 25 लड़कों के औसत अंक 44 है और 15 लड़कियों के औसत अंक 48 है, तो कक्षा के औसत अंक क्या है। देखो 25 लड़के हैं, बॉयज है, ठीक है, इनका जो एवरेज है वो 44 है, राइट, ये क्या है, एवरेज है, औसत है। ठीक है, उसके बाद 15 गर्ल्स हैं, तो इनका जो एवरेज है वो दे रखा है 48। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, योग निकाल लो, योग मतलब टोटल। अब जो 25 लड़के हैं उनके औसत अंक है 44, तो इनके टोटल अंक कितने हो जाएंगे, टोटल यानी कि टोटल अंक कितने हो जाएंगे, आपको पता है योग करना, योग निकालना, तो योग कैसे निकालते हैं, औसत को लड़कों की संख्या से गुना करेंगे, तो 44 को 25 से गुना कर दो, तो 25 चौका 100, 10 25 चौका 100 और 10 110, तो 1100 टोटल आ जाएगा। इसी तरह से इनका योग निकाल लो, यानी कि टोटल निकाल लो, जो गर्ल्स हैं यानी कि लड़कियां, उनका अंकों का कुल योग निकाल लो, तो वो क्या आ जाएगा, इनका जो औसत है उसको गुना कर दो जो लड़कियों की संख्या है 15 से, तो 15 से इसको गुना करेंगे तो 15 8 120, 12 15 चौके 60 और 12 72, 720, तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, पूरी क्लास का औसत निकालना है। तो क्लास का जब औसत निकाला जाएगा तो औसत कैसे निकालेंगे, यानी कि कुल अंक डिवाइड बाई छात्रों की संख्या, यानी कुल कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या, ऐसे ही निकालेंगे ना, मतलब कुल योग और कुल कितने छात्रों का ये जो टोटल अंक है वो, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, 1100 जमा 720 बटा कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 25 तो आपके बॉयज है और 15 लड़कियां गर्ल्स हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1820 बटा 40, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। 182 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौका 16, 2 4 पंजा 20 दशमलव, फिर 4 पंजा 20, 45.5 जो है
ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो थोड़ा सा लेंदी था, ज्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ये चीजें पता होनी चाहिए कि लड़कों का औसत दे रखा है तो लड़कों का कुल अंक निकाल लो, लड़कियों का औसत दे रखा है तो उनका कुल अंक निकाल लो, तो दोनों के कुल अंक को ऐड कर दो तो पूरी कक्षा के कुल अंक आ जाएंगे ये 1820, और पूरी कक्षा में क्लास में जो है वो कुल कितने विद्यार्थी कितने छात्र है तो वो 40 है, तो 40 से डिवाइड कर दो तो वो उनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ओके, अगला सवाल। 100 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो यहां पे ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आगे चक्रवृद्धि ब्याज की, तो 1000 रुपए है, 10% वार्षिक दर है और 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको मिश्र धन का फॉर्मूला पता है ना, मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन 1 जमा दर बटा 100 और पावर जो है वो समय हो जाती है जितने भी साल है। ठीक है, अब मिश्र धन कितना हो जाएगा, देखो 1000 रुपए मूलधन है, 1 जमा दर कितनी है 10% बटा 100 और पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, साल, कितने साल है 2 साल, तो ये बन जाएगा, तो ये 1000 गुना ये हो जाएगा आपका 10, 1/10, 10 गुना में 1 10 और 1 11, 11/10, पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 11/10 को। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो हमें क्या मिलेगा 10 गुना 11 गुना 11, तो 10 गुना 11 गुना 11 क्या होता है 121, मतलब 1210 रुपए। ये क्या हो गया, ये मिश्र धन है। अब मिश्र धन में क्या है आपका, मूलधन जमा ब्याज दोनों मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करना पड़ेगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1210, मिश्र धन में से मूलधन 1000 रुपए माइनस कर दो तो 210 रुपए जो है वो आपका मिश्र धन आ जाएगा, सॉरी ब्याज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एक तरीका बताया था 2 साल के लिए, 2 इयर्स, 2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो दर होती है ना आर जमा आर गुना में आर बटा 100, पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, बट आपको अभी भी बता देता हूँ कि ये चक्रवृद्धि ब्याज अगर 2 साल की दर दे रखी है तो दर को इस तरह से ऐड कर दो। ठीक है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आर क्या है, दर क्या है 10%, तो 10 जमा 10 गुना में 10/100 और ये प्रतिशत होता है। ठीक है, क्या होता है, ये प्रतिशत होता है यहाँ पे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे तो देखो 100 से 100 ये एक आ जाएगा, तो 10 जमा 1 कितना हो जाएगा 21% ब्याज बनेगा। अब ये जो 21% ब्याज है, ये 21% किसका कैलकुलेट होगा, जो ब्याज बना वो कितना बना 21%, 21% का मतलब 21/100 गुना में किसका कैलकुलेट होगा, हमेशा मूलधन का कैलकुलेट होगा, जो मूलधन है 1000 का। तो 1000 का जब कैलकुलेट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 21 गुना में 10 कितना हो जाएगा 210 रुपए, तो ये ब्याज आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी यही आ रहा है 210 रुपए। तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2000 रुपए को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो मिश्र धन क्या होगा, सीधा मिश्र धन पूछा आपसे, तो मिश्र धन का आपको फॉर्मूला पता है, मूलधन यानी कि 2000 रुपए गुना 1 जमा में दर कितनी है 5% बटा 100 और 2 वर्ष का क्या हो जाएगा 2 पावर 2। ठीक है, तो 2000 गुना ये बन जाएगा 5, 20 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/20 एकम 20 और 1 21/20 गुना फिर 2 बार कर देंगे 21/20 क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 20 से 2000 को कैंसिल आउट करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर इस 20 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा 5 गुना 21 गुना 21। ठीक है, तो 5 गुना 21 गुना 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। ठीक है, अब 5 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 5 का 20, 2 5 का 20, 2 22, तो 2205 रुपए ये मिश्र धन आ जाएगा, 2205 रुपए, ऑप्शन सी। दूसरा मैंने जैसे आपको जो मेथड बताया है ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का, वो क्या बताया आर जमा आर बटे आर जमा आर गुना में आर बटा 100
प्रतिशत, ये ब्याज होगा। तो जब ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो प्रतिशत कितना है, 5% दर है, तो 5 जमा 5 जमा 5 गुना में 5/100%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, जमा ये क्या आ जाएगा, 25/100 आ जाएगा, 0.25%। तो कहने का मतलब 10.25%। तो 10.25% ब्याज निकालेंगे मूलधन का 2000 का, तो 2000 का 10.25% के लिए बटा 100 करेंगे। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये ब्याज आ जाएगा, और वो ब्याज जो है वो आएगा आपका 205 आएगा। इसको जब सोल्व करोगे ना तो 205 आ जाएगा। तो 205 को क्या करोगे, इसमें 2000 में ऐड करोगे तो 2205 रुपए जो है वो आपका मिश्र धन आ जाएगा। बट इससे ज्यादा अच्छा ये सही है, जब मिश्र धन डायरेक्टली मिश्र धन पूछे तो यही मेथड यूज कर लो। ओके, तो ये आसान लग रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। कितने वर्षों में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1371 हो जाती है। देखो, आपको मिश्र धन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, मूलधन 1 जमा दर बटा 100 और पावर समय। अब ये कह रहे हैं कि कितने वर्षों में 1000 की राशि जो है 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1331 हो जाती है। मतलब ये मूलधन है और ये इतनी हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है। ठीक है, और ये दर है, तो यहां पुट कर दो। मिश्र धन कितना दे रखा है, 1331। मूलधन कितना दे रखा है, 1000। ठीक है, 1 जमा दर कितना है, 10/100, और समय आपको कैलकुलेट करना है। समय मान लो t, मान लो समय t मान लो। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये जो 1000 है ना, इसके डिवाइड में ले आओ, 1331/1000 बराबर ये हो जाएगा 1/10, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 की पावर हो जाएगी t। अब ये देखिए, ये जो 1031 है ना, ये जो 1031 है, ये क्या है, 11 की पावर 3 होता है, 11 का क्यूब होता है, और 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है। ऐसा कैसे देखा कि ये 11/10 है, तो इसको 11/10 में कन्वर्ट करना है, तो ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 11/10 की पावर t। अब ये जो 3 है ये दोनों का कर दो, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 और ये पूरी पावर जो है 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, 11/10 की पावर 3 है, इधर 11/10 की पावर t है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब t का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 3, मतलब 3 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। समय पूछा गया था, 3 इयर्स आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 400 रुपए की राशि 2 वर्ष में 441 हो जाएगी। देखो, यहां पे दर पूछी गई है, ये क्या दे रखा है, 400 रुपए, ये मूलधन है, ये 441 हो जाएगी, यानी कि ये मिश्र धन है। ठीक है, ये समय दे रखा है, हमें दर पूछी गई है, तो वही सेम, यानी कि आपको क्या करना है, मिश्र धन का फॉर्मूला लगाना है। तो मिश्र धन कितना है, 441 बराबर मूलधन 400 गुना 1 जमा दर आपसे पूछा गया है बटा 100, और पावर कितनी है, समय 2, यही है। अब ये क्या हो जाएगा, 400 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 441/400 बराबर 1 जमा में दर बटा 100, और इसकी पावर जो है 2 है। अब ये जो 2 पावर है इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे वर्ग है तो यहाँ पे वर्गमूल बन जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 441/400 का वर्गमूल बराबर इधर क्या बचेगा, 1 जमा में दर बटा 100। ठीक है, अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 441 का वर्गमूल जो है वो 21 होता है, और 400 का वर्गमूल जो है वो 20 हो जाएगा, तो 21/20 आ जाएगा 441/400 का वर्गमूल बराबर 1 जमा में दर बटा 100। अब ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 21/20 माइनस 1 बराबर दर बटा 100। तो जब माइनस करेंगे तो 20 एकम 20, यहाँ पे 20 माइनस होगा 21 माइनस 20/20, और ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा दर, तो हमें दर ही तो निकालना था। ठीक है, ये बच जाएगा 1/20 गुना में 100, तो 20×5 100, मतलब दर जो है वो आपकी कितनी आ गई, 5।
तो 5% दर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 4,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। देखो बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दे रखा है, मूलधन 4,000 रुपए, ठीक है, दर 10% वार्षिक, ठीक है, समय दे रखे है 1 वर्ष। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो, चक्रवर्ती ब्याज जो है वो अगर अर्धवार्षिक हो, तो आप क्या करोगे, जो आपका समय है वो भी अर्धवर्ष में कन्वर्ट कर दोगे, और जो आपकी दर है उसको भी 6 माही में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब अर्धवार्षिक कर दोगे। 6 माही मतलब अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक ये कन्वर्ट करोगे। अब देखो, जो दर है वो 10% वार्षिक है ना, तो इसका अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा। देखो वार्षिक का मतलब क्या होता है, 1 साल में 10% ब्याज लगता है, तो आधी साल में कितना लगेगा, आधा लगेगा 10% का, तो यानी कि 10/2, आधा करेंगे ना, बटा 2%, यानी कि 5% अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक बोल सकते हो इसको, या फिर छमाही भी बोल सकते हो, 6 माही, ठीक है। इसी तरह से समय को भी आधे वर्षों में, अर्धवर्ष में कन्वर्ट कर दो, तो 1 वर्ष में कितने अर्धवर्ष होंगे, 2 अर्धवर्ष, 2 अर्धवर्ष हो जाएंगे। कभी भी अगर अर्धवार्षिक है तो हमेशा दर और समय को बदल दो, दर को अर्धवार्षिक कर दो यानी 6 माही कर दो, और समय है उसको भी अर्धवर्ष में, आधे वर्षों में, यानी 1 वर्ष में 2 अर्धवर्ष होंगे ना, आधे आधे, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट कर दो। अब सिंपल वही मेथड यूज करो जो आप इजीली, जो मतलब बेसिक क्वेश्चन में करते हो। जैसे यहाँ पे अगर वार्षिक में करते, क्या कैलकुलेट करना था, जैसे मिश्र धन कैलकुलेट करना आपको, तो मिश्र धन में जो भी फॉर्मूला यूज करते हो वही फॉर्मूला यूज करना है, बस दर ये लेनी है और समय ये लेना है। मतलब यहाँ पे जो मिश्र धन कैसे कैलकुलेट करोगे, 4,000 ये आपका मूलधन, 1 जमा दर क्या लोगे, 5/100, और पावर समय क्या लोगे, 2, यानी कि अर्धवर्ष 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4,000 गुना ये बन जाएगा 20, 1 20 और 1 21/20, 21/20 गुना में 21/20 2 बार, तो 20 गुना में 20 कितना हो जाएगा, 400, 400 से 4,000 कैंसिल आउट करेंगे 10 आ जाएगा, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, गुना 10 करेंगे तो 4,410 आ जाएगा। ये मिश्र धन आ जाएगा। आपको कैलकुलेट क्या करना था, चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट करना था, चक्रवर्ती ब्याज। तो कैसे कैलकुलेट होगा, जो मूलधन में ये जो मिश्र धन है 4,410, इसमें से 4,000 मूलधन माइनस कर दो, तो 410 जो है वो मिश्र धन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये मेथड रहेगा आपका, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चक्रवर्ती ब्याज के थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, मुश्किल नहीं होते, वो आप इजीली कर लोगे। जैसे बस आपको क्या है, कंसेप्ट पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। 5,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, 5,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर है, तो 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना। पहली बात तो ये कि मूलधन कितना है, 5,000 रुपए, दर कितनी है, 10% वार्षिक, ठीक है, समय कितना है, 2 वर्ष, राइट। अब एक तो हमें साधारण ब्याज निकालना है और एक निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, साधारण ब्याज का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। अब यहां से कैंसिल आउट कर दो, 1 0 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट, 500 गुना में 2 1,000 रुपए, तो साधारण ब्याज तो 1,000 हो गया। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे मिश्र धन निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, मिश्र धन, या फिर आप डायरेक्टली ब्याज निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला है आपके सामने। फॉर्मूला मैंने एक बताया था, चक्रवर्ती ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने। या तो मिश्र धन निकाल के उसमें से माइनस कर दोगे मूलधन को, मिश्र धन का जो फॉर्मूला है, या फिर ये यूज कर सकते हो, R जमा R गुना में R/100%,
तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो आर क्या है, यानी कि दर क्या है, 10 जमा 10 गुना में 10/100। तो ये एक आ जाएगा, 10 जमा 10 20 और एक 21%। तो 21% ब्याज बनेगा। तो ये जो ब्याज है 21% कैसे कैलकुलेट करोगे? यानी 5,000 का 21% कैलकुलेट कर दो, 21/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 50 गुना में 21 कितना हो जाएगा? 1050 रुपए। तो ये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है? दोनों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर, यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज 1050 रुपए है और साधारण ब्याज 1000 है, तो 50 रुपए जो है वो आपका अंतर आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो अभी के लिए ये चीज करो कि इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? ओके स्टूडेंट, चलिए दूसरा एक मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। एक सिंपल सी एक ट्रिक है जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, जब भी आपको 2 साल का चक्रवर्ती और साधारण ब्याज निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अंतर अगर निकालना हो, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर निकालना है तो आप क्या करोगे? मूलधन गुना में दर स्क्वायर बटा आप करोगे यहां पे 100। ठीक है, तो ये मेथड यूज कर सकते हो। 100 नहीं, सॉरी, ये 100 का स्क्वायर होगा, दर और 100 दोनों का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना। कैसे? ये एक आपका तरीका है कि मूलधन गुणा में दर बटा 100 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप। जैसे कि यहां पे अगर यूज करेंगे तो मूलधन कितना है? 5000। मूलधन कितना है? 5000 गुना दर कितनी है? दर है आपकी 10, तो 10/100 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 5000 गुना ये 1/10 का स्क्वायर है, तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 50 रुपए। तो ये आ जाएगा। ये भी मेथड यूज कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट आपका एक ट्रिक है, एक तरह से एक फॉर्मूला है। अगर आप इसको याद रख सकते हो तो डायरेक्ट अंतर निकालना। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ वहीं पे काम करेगा जहां पे 2 साल का हो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये सिर्फ 2 साल के लिए है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो, ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, चाल, गति और समय और दूरी के। ठीक है, तो अब इसमें आपको पता होगा जो गति है या चाल जो है, चाल यानी कि स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, राइट? यही फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं। अब देखो, अगर चाल दूरी बटा समय होता है तो दूरी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जैसे ये समय है, यहां पे दूरी के डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि चाल गुना में समय हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर समय का फॉर्मूला निकालना है, समय का, तो यहां से देख लो, देखो अगर ये समय निकालना तो ये चाल इधर जाके इसके डिवाइड में चली जाएगी, मतलब दूरी बटा चाल। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी क्या होती है? चाल गुना में समय। और समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। ये तीनों फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, गति मतलब चाल, तो चाल कितनी है? चाल या गति एक ही बात है। तो गति कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चल रही एक बस 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो यानी 4 घंटे, ये क्या दे रखा है? समय। समय कितना है? 4 घंटे। हमें क्या निकालना है? दूरी निकालनी है। दूरी कितनी तय की जाएगी? दूरी का क्या फॉर्मूला है? चाल को और समय को गुना कर दो। तो चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय जो है वो 4 घंटे है, तो यानी कि 6 गुना में 4 24, 240 किलोमीटर। अब एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे, क्या कि जब जो चाल है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है ना, तो समय घंटे में ही होना चाहिए।
या फिर अगर समय घंटे में दे रखा है तो जो चाल है वो प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। मतलब दोनों में यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ घंटे दे रखा है तो यहाँ पे भी घंटे होने चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, 240 रुपए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1 घंटे और 15 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल बताइए, गति बताइए। तो देखो गति का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय है आपका 1 घंटा और 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद दूरी कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। हमें गति निकालनी है। गति का क्या फॉर्मूला है, दूरी बटा समय। अब आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, दूरी अगर किलोमीटर में है तो आपकी जो समय है वो घंटे भी मिनट भी है, लेकिन आपको जो चाल निकालनी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। इसका मतलब दूरी आपको किलोमीटर में होनी चाहिए और समय आपके घंटे में होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो इस समय को घंटों में कन्वर्ट कर लो। देखो 1 घंटा तो है ही, प्लस में ये जो 15 मिनट है इसके घंटे बना लो। कैसे बनाओगे, 15 मिनट को हमेशा 60 से डिवाइड करके घंटे बन जाते हैं। तो 1 घंटा तो ये हो गया और 15 बटा 60 घंटे ये हो गए। तो ये बन जाएगा 15, 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 जमा में 1 बटा 4 घंटा। तो इसको जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5 बटे 4 घंटे आ जाएगा, 5 बटे 4 घंटे ये समय आ जाएगा। अब हमें एक गति निकालनी है, तो दूरी कितनी है 5 किलोमीटर बटा समय कितना है 5 बटा 4। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 बटा 5 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल आ जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना कि कभी भी गति आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है तो आपकी दूरी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय घंटे में होना चाहिए, ठीक है। तभी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी आपकी चाल जो। अगला सवाल, एक साइकिल चालक 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, वह 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखो उसकी ये चाल दे रखी है, यानी कि गति दे रखी है। गति क्या दे रखी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, राइट। और समय दे रखा है क्या, 5 मिनट, 5 मिनट। हमें दूरी निकालनी है। दूरी का क्या फॉर्मूला है, गति या चाल गुणा में समय। अब मैंने आपको बताया बार बार कि कभी भी जब भी गुणा या भाग करते हो कोई भी दो क्वांटिटीज को, तो हमेशा उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, गति जो है वो मीटर प्रति सेकंड में है, तो मतलब समय का सेकंड दे रखा है यहाँ पे, तो इस मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 गुणा में 60 यानी कि 6 पंजा 30, 300 सेकंड आ जाएगा। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब दूरी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो दूरी कैसे कैलकुलेट करोगे, गति गुणा में समय। तो गति कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना है 300 सेकंड। तो यह आ जाएगा 3000 मीटर, 3000 मीटर। ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन में आपके मीटर में दे रखी है, ठीक है। तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड को एज इट इज रखो, समय को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आगे, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, वह 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो आपकी जो गति दे रखी है क्वेश्चन में वो क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे दिया 45 मिनट और दूरी पूछा गया है। अब दूरी किलोमीटर में चाहिए, तो जो गति है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो जो आपका समय है उसको घंटे में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 45 को 60 से भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 15 या 45, 15 चौके 60, 3 बटा 4 घंटे, ठीक है। तो आपका दूरी जो है वो कितना आ जाएगा, दूरी मतलब गति गुना समय। तो गति है आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 3 बटा 4। तो 4 से 80 जो है वो 20 पे कैंसिल आउट, 20 या 60 किलोमीटर ये आ जाएगा आपका दूरी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार 12 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति बताइए। देखो गति का फॉर्मूला आपको पता है ना,
क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर, और समय जो है वो 12 मिनट है, लेकिन गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो यानी कि 12 मिनट का समय का जो 12 मिनट है उसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 12 को 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/5 घंटे। ठीक है, तो यानी कि समय क्या आ जाएगा, 1/5, तो ये आ जाएगा 15 गुना में, ये 1/5 से भाग हो रहा है तो गुना हो जाएगा 5/1 से, तो 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, राइट। नेक्स्ट, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो। देखो ध्यान से देखना बच्चों, कभी भी अगर आपको गति की बात करें, गति यानी कि स्पीड, अगर स्पीड की बात करें तो अगर आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में गिवन है और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा क्या करोगे आप, 5/18 से गुणा कर दो उस गति को। और अगर मीटर प्रति सेकंड में गिवन है और किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 18/5 से गुणा कर दोगे। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे जो गति है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और इसको मीटर प्रति सेकंड में यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से गुणा कर दोगे। 72 को 5/18 से गुणा कर दो तो 18 चौका 72, 4 गुणा में 5, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। इसी तरह से अगर मान लिया मीटर प्रति सेकंड में आपको कोई स्पीड दे रखी है, फॉर एग्जांपल 25 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है स्पीड, अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 18/5 से गुणा कर दोगे, यानी 25 को 18/5 से गुणा कर दो, 5 5 25, 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आ जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि अगर बड़ी यूनिट है, ये क्या है, बड़ी यूनिट है, तो बड़ी से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो छोटे नंबर से गुणा कर दो, छोटी से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो बड़े नंबर से। देखो 5/18 18/5 से छोटा है, तो छोटी में कन्वर्ट करना है, बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करना है तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई, छोटी से बड़ा बनाना है यूनिट को तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये इससे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये भी बता देता हूं। देखो जो गति होती है ना, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होती है। तो जब ये मल्टीप्लाई किया ना, तो यानी कि 1000/36 से गुणा किया है, तो 1000 के 2 जीरो, 3600 के 2 जीरो से कैंसिल आउट, 5 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये, सॉरी 2 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 10 2 पे कैंसिल आउट करेंगे 36, 18 बन जाएगा। तो देखो 5/18 से गुणा हो गया ना एक तरह से, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से रिवर्स में हो जाएगा, तो ये याद रख लेना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, चलिए अगला सवाल। 15 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करो। देखो अब ये जो 15 मीटर प्रति सेकंड की गति है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है। अब मैंने बताया था जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमें गुणा करना होता है 18/5 से। ठीक है, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, 5 तिया 15, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल। 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी व्यक्ति को कितना समय लगेगा। देखो गति जो दे रखी है आपको 25 मीटर प्रति सेकंड की गति दे रखी है और जो दूरी गिवन है वो 450 किलोमीटर दे रखी है, राइट। हमें समय निकालना है, कितने समय में तय किया जाएगा, तो समय निकालना। अब समय का आपको फॉर्मूला पता होगा ना, बताया था मैंने अभी, दूरी बटा गति, दूरी बटा गति। ओके, तो अब इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि किलोमीटर में आपकी क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है, और स्पीड जो है वो मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है।
तो हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी। और जो समय है वो घंटे में पूछा गया, तो यानी कि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 गुना में 18/5 करेंगे तो 5 5 25, 5 गुना में 18, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये गति आ जाएगी, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई। ठीक, तो हमें दूरी दे रखी है कितनी, 450 किलोमीटर, और गति आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 0 से 0, 9 पंजा 45, 5 घंटे आंसर आ जाएगा, 5 घंटे। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक खंबे को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो ट्रेन है उसकी लंबाई वो है 200 मीटर, और इसकी जो स्पीड है, गति जो है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहे हैं कि ये ट्रेन जो है ना वो एक खंबे को कितनी देर में पार करेगी। देखो, ये अगर इतनी लंबी ट्रेन है और यहाँ पे एक खंबा है, तो इसे पार कैसे करेगी? यानी कि इसकी लेंथ अगर L है, लंबाई L है, तो जैसे ही ये इंजन का जो फेस होगा, इंजन का जो मुंह है, आगे का हिस्सा जो है वो खंबे के सामने होगा और ये इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये पार करना शुरू कर देती है। जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पे ऐसे निकल जाएगी, यानी कि एंड पॉइंट जो है ट्रेन का वो खंबे के सामने होगा, तो उस टाइम ये इसको पार कर चुकी होगी। अब सोचो, जो ट्रेन है उसने कितनी दूरी तय की है? इस खंबे को पार करने में उसने खुद को पार किया है एक तरह से। कभी भी कोई भी ट्रेन अगर एक खंबे को पार कर रही है तो इसका मतलब वो खुद को पार कर रही है, और खुद की लंबाई के बराबर ही उसने दूरी तय की है। ध्यान से देखो, जब इसने पार करना शुरू किया था तो उसका एंड पॉइंट यहाँ पे था, इसके सामने था, और जब इसने पार कर लिया तो इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पे आ गया। तो यानी कि ये जो दूरी है ये किसके बराबर है? उसकी लंबाई के बराबर ही तो है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी कोई ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो वो हमेशा खुद को पार कर रही है, और खुद को पार करने का मतलब ये है कि खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही है। तो जो दूरी तय की जा रही है वो कौन सी है? ये जो लंबाई है यही दूरी है। अब ये दूरी है, ये गति है, हमें समय निकालना है। अब समय निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? दूरी बटा गति। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? दोनों की सेम यूनिट चाहिए, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो मीटर दे रखा है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे मीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 72 को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 5/18 से गुना करेंगे तो ये 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 गुना में 5, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये गति आ गई। तो दूरी कितनी है? 200 मीटर बटा गति 20, तो यानी कि 10 सेकंड। तो जो समय है वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड, 10 सेकंड। ओके स्टूडेंट, चलो अगला सवाल। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? देखो, ट्रेन की जो लंबाई है, जैसे कि मान लिया ये ट्रेन है, ये ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 250 मीटर। अब इसे पार करेगी वो, तो जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, तो कुल जो दूरी तय की जाती है, कुल जो दूरी तय की जाती है वो ट्रेन की भी दूरी, यानी ट्रेन खुद को भी क्रॉस कर रही है, इस प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है, यानी कि जो कुल दूरी होगी वो इन दोनों की लंबाई का जोड़ होगा। ये ध्यान रखना, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 400 मीटर कुल दूरी तय की जाएगी ट्रेन के द्वारा। ओके, कभी भी अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब ट्रेन खुद को भी क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म से, और प्लेटफॉर्म भी तो उसने पार किया ना। तो दोनों की, यानी 150 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल जो लंबाई 400 मीटर चलना पड़ेगा ट्रेन को। तो यानी कि यहाँ पे दूरी जो है वो 400 मीटर आ गई, और जो गति है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें समय निकालना है। तो आपको पता है समय होता है दूरी बटा समय, गति। तो दूरी मीटर में है, गति आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 चौका 72, 4 गुना में 5, 20 मीटर प्रति सेकंड ये गति आ जाएगी। तो यहाँ पे
400 दूरी बटा गति 20, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 20 सेकंड में तय करेगी, यानी 20 सेकंड में इसको पार कर देगी जो आप ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी? देखो, औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब औसत गति कैसे कैलकुलेट करते हैं? औसत गति जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि जो भी कंप्लीट पूरी की पूरी यात्रा है ना, उस यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की गई है और बटा कुल कितना समय लगा है। ठीक है, वो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज स्पीड होती है। कभी भी जो औसत का फॉर्मूला होता है ना, जैसे कि दोनों गति को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, ऐसे नहीं करना। गति का औसत निकालने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि तय की गई कुल दूरी बटा कुल जो समय लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल तय की गई दूरी कितनी होगी? देखो, सबसे पहले तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 100 किलोमीटर चला है, तो एक तो ये 100 किलोमीटर की गति दूरी, दूसरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 120 किलोमीटर चला है, तो यानी अगली 120, तो कुल जो आपकी दूरी है, कुल दूरी तो कितनी होगी? 100 जमा में 120, 220 किलोमीटर, ये तो कुल दूरी आ गई। अब कुल समय निकालना है। समय कैसे निकालेंगे? देखो, समय कैसे निकालेंगे? जो 100 किलोमीटर की दूरी तय की है, 100 किलोमीटर की, वो 50 की स्पीड से तय की है, तो यानी दूरी बटा गति, समय आ जाता है 2 घंटे, तो यहां पे लगे। ठीक है, दूसरी जो 120 किलोमीटर की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला है, तो 2 घंटे यहां से लगे, है ना। 120 किलोमीटर 60 की गति से चला तो 2 घंटे लगे, तो टोटल कुल समय कितना आ जाएगा? बटा 2 घंटे जमा में 2 घंटे, मतलब 4 घंटे, तो ये आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी औसत चाल, औसत गति या एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो कुल दूरी बटा कुल समय करोगे आप। ठीक है, डायरेक्टली इनको 50 और 60 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे। अगर 50 और 60 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हो तो कभी कभार आपका सही आंसर आ सकता है, बट हर बार ऐसा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर बार सही नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला सवाल। एक कार पहले 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, फिर 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, उसके बाद 50 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी? देखो, मैंने क्या बताया था, औसत गति के लिए कुल दूरी और कुल समय। तो सबसे पहले तो कुल दूरी निकालो। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? पहली 80 किलोमीटर है, जमा दूसरी 60 किलोमीटर है, जमा तीसरी जो है वो 50 किलोमीटर की है, तो कुल दूरी कितनी होगी? 80 और 60 140 और 50 190 किलोमीटर। कुल समय, कुल समय, तो कुल समय कितना हो जाएगा? देखो, 80 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की गई है 40 की स्पीड से, तो 40 से डिवाइड करेंगे, दूरी बटा समय, सॉरी दूरी बटा चाल, तो ये समय आ जाएगा। दूसरी जो है वो 60 किलोमीटर की जो दूरी किलोमीटर है, दूरी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 60 बटा 20 ये समय आ जाएगा बीच वाली जो दूरी को तय करने का, 60 किलोमीटर को तय करने का। और ये जो 50 किलोमीटर है इसे तय करने में कितने क्या स्पीड यूज की गई है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे डिवाइड कर दो। तो ये 80 किलोमीटर को तो 80 बटा 40 घंटे में तय किया गया, 60 किलोमीटर को 60 बटा 20 घंटे में तय किया गया, 50 किलोमीटर को 50 बटा 10 घंटे में तय किया गया। तो कुल घंटे कितने हो जाएंगे? देखो, 40 से 2 80 जो 2 पे, और ये 3 पे, और ये 5 पे, तो 2 जमा में 3 जमा में 5, तो ये 10 घंटे आ गए। तो गति क्या आ जाएगी? यानी कि औसत गति, औसत जो गति है वो क्या आ जाएगी?
कुल दूरी 190 बटा कुल समय 10, मतलब 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत गति आपका आंसर आ जाएगा 19। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो कभी भी औसत गति निकालना है तो आपको कुल दूरी निकालना पड़ेगा और कुल समय कैसे निकालोगे? अगर दूरी और गति दे रखा है तो जो दूरी जिस जिस गति से तय की गई है तो उस दूरी को उसी गति से डिवाइड कर दो, वो समय आता रहेगा। तो तीनों का अलग अलग से समय निकाल लो और टोटल समय जोड़ दो, तो कुल घंटे जो है, कुल समय जो है वो आ जाएगा आपका। तो कुल दूरी को कुल समय से भाग दे दोगे, यहां से आपको औसत गति मिल जाएगी। राइट, अगला सवाल, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। आफ्टर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम 4:5। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, ये एज वाले क्वेश्चन है, आयु वाले क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात जो है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4:5। ओके, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा? सबकी एज 5-5 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 5 साल बाद जो अनुपात है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 5:6। अब सोचो, अगर मैं ये कहूं कि ए की जो एज है वो वर्तमान में 4x है और बी की जो है वो 5x है। ठीक है, तो अब देखो a बटा b, ए की एज वर्तमान में 4x है और बी की एज जो है वो 5x है। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 5 साल बाद ए की एज भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी और बी की एज भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी। तो ये जो है, ये 5 साल बाद की एज आ गई, ये 5 साल बाद की एज आ गई। और 5 साल बाद की एज का जो अनुपात है वो 5:6 है, तो इसको 5/6 के बराबर रख दो और यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोलिए। 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 चौका 24 x जमा 6 पंजा 30 बराबर ये जो 5x जमा 5 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 25x जमा 25। ठीक है, तो ये जो 24x है इधर जाके 25x में से माइनस होगा तो x बच जाएगा, ये 25 इधर 30 में से माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, मतलब x का मान जो है वो 5 आ गया। हमें क्या निकालना है? a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु ये है 4x, तो 4 गुना में x की वैल्यू 5 है, तो यानी कि 20 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 5 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 45 होगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ए बी से 5 वर्ष बड़ा है। अब एक बात बताओ, अगर हम जैसे आपकी बात करते हैं, आप आपके भाई से 5 वर्ष बड़े हो, ठीक है, तो आज अगर आप आपके भाई से 5 वर्ष बड़े हो तो आप हमेशा ही उससे 5 वर्ष बड़े रहोगे ना, सिंपल सी बात है। या आप अगर 5 वर्ष छोटे हो तो हमेशा ही उससे 5 वर्ष ही छोटे रहोगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए जो है ना बी से 5 वर्ष बड़ा है। भाई ए जो है वो बड़ा है बी से, कितने? 5 वर्ष, 5 वर्ष का डिफरेंस है इनका, तो हमेशा जिंदगी भर ए बी से 5 वर्ष बड़ा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद बोला कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी ए और बी की दोनों की आयु का योग 45 है, तो 10 वर्ष बाद भी तो ए बी से 5 वर्ष बड़ा ही होगा। ठीक है, तो अगर मान लिया मैं ये कहूं कि बी की आयु x वर्ष है, तो ए की कितनी हो जाएगी? ए की कितनी आयु हो जाएगी? ए की आयु हो जाएगी x जमा में 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा है ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 45 के बराबर हो जाएगा दोनों की आयु का योग। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा x जमा में x कितना हो जाएगा? 2x जमा में 5 बराबर 45। अब ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 45 में से 5 माइनस होगा तो 40, और 2 से ये 40 जो है 20 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान 20 आ गया। अब x का मान 20 आने का मतलब ये कि यहाँ पे b की आयु 20 है, b की आयु 20 है, x क्योंकि x माना था ना b की आयु, और a की आयु कितनी आ जाएगी? 20 जमा में 5 25।
लेकिन ये जो आयु है ना, ये 10 वर्ष बाद की है इनकी। तो अगर इनकी 10 वर्ष बाद में ए की 25 और बी की 20 होती है, तो आपसे पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, वर्तमान, तो वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, ए 10 साल बाद 25 साल का हो जाएगा, तो आज कितना होगा? 10 साल कम होगा ना उसकी उम्र आज तो 10 साल बाद 25 का होगा वो, तो आज तो 10 साल कम होगी उसकी उम्र 25 से, तो यानी कि आज वो 15 साल का है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 15 साल का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी दो पर्सन की आयु का जो डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा बराबर रहता है। चाहे आज की बात कर लो, 5 साल पहले की बात कर लो, 10 साल बाद की बात कर लो, जिंदगी भर उनका जो डिफरेंस है आयु का, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, अगला सवाल, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात ये है। देखो, 3 लड़के हैं, इनकी औसत आयु जो है वो 15 वर्ष है। ठीक है, तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु यानी कि योग, तीनों की आयु का योग। योग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो औसत होता है गुना में कितनों का औसत है वो, यानी कि 3 का, तो यानी कि 45 वर्ष जो है उनकी कुल आयु आ जाएगी तीनों की। ठीक है, अब इन तीनों की आयु का जो अनुपात दे रखा है ए बी सी, मान लेते ये 3 लड़के हैं ए बी सी, इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। तो हमें क्या निकालना है? तो सबसे छोटे लड़के की आयु निकालनी है। अब देखो, तीनों की आयु का अनुपात दे रखा है और तीनों की आयु का कुल योग दे रखा है, तो सबसे छोटा लड़का कौन सा होगा? देखो, जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा लड़का होगा। तो मान ले यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, 3 जो है ए का अनुपात, मतलब इसमें जो हमने ए बी सी माना है, इनमें से जो पहला लड़का है उसका अनुपात सबसे छोटा है, तो इसकी आयु कैसे निकालेंगे? 3 जो इसका अनुपात है बटा अनुपात का योग करते हैं, रेशियो, समझा है ना? यानी कि जिसका भी जो अनुपात होगा वो बटा में अनुपात का योग, अनुपात का योग क्या हो जाएगा? 3:5:7 और गुना में कुल आयु, कुल आयु कितनी है? 45, तो ये बन जाएगा 3 और 5 8 और 7 15 गुना में 45, 15 से 45 जो है वो 5 पे कैंसिल आउट, 5 गुना में 3 15 वर्ष, ये सबसे छोटे लड़के की आयु आ जाएगी 15 वर्ष। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़े लड़के की पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा लड़का कौन होगा? जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा 7, बटा में अनुपात का योग लिखेंगे, अनुपात का योग 15 बन रहा है, और गुना में कुल आयु, तो 15 या 45, 3 गुना में 7, 21 वर्ष जो है सबसे बड़े लड़के की आयु आ जाएगी। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट, 5 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु की 1/3 थी। देखो, 5 वर्ष पहले ए की आयु, सॉरी पी की आयु क्यू की आयु की 1/3 थी। जो पी की आयु है ना, पी की आयु वो क्या थी? क्यू की आयु का 1/3, क्यू की आयु का 1/3 ऐसे ही होगा। अब ये क्यू जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, पी बटा क्यू। देखो, पी की आयु जो है क्यू की आयु का 1/3 था, तो 1/3 था, तो ये जो क्यू गुना में हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ 5 वर्ष पहले जो पी और क्यू की आयु का अनुपात देखें, पी और क्यू की आयु का, तो वो 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, अब क्या है? वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो क्या होगा? वो 3:7 है। तो 5 वर्ष पहले और ये वर्तमान, तो यानी कि यहाँ पे 5-5 साल बढ़ गया है ना दोनों का। तो अगर मान लिया मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दूं, 1x और 3x, ये p और q की आयु मान लेते हैं, कब? 5 वर्ष पहले। तो अब वर्तमान में 3:7 बन रही है इनकी आयु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p बटा q, तो p की आयु 5 वर्ष पहले x थी, 1 गुना में x हो जाएगा, और q की आयु 3x थी। ठीक है, एक q की आयु 3x थी और p की x थी। अब 5 वर्ष पहले थी ये आयु, आज कितनी हो जाएगी? 5-5 साल बढ़ जाएगा दोनों का, ये भी 5 ऐड कर दो, यहाँ पे भी 5 ऐड कर दो, तो अब ये आज की वर्तमान आयु बन गई है। अब इस वर्तमान आयु का अनुपात है 3:7, 3/7 के बराबर रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे?
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 3x जमा 5 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x जमा में 7 पंजे 35 बराबर, ये 3 से मल्टीप्लाई 3 3 9x 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये जो 7x है ये इधर 9x में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर, ये 15 जो है ये इधर 35 में से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 20, तो x का मान क्या आ जाएगा, ये 2 डिवाइड करेगा 20/2 यानी कि 10, मतलब x का मान 10 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ p की यहाँ पे जो आयु है वो x वर्ष है तो 10 साल है, और q की यहाँ पे आयु जो है वो 3x है तो x का मान 10 रखेंगे तो 30 आ जाएगी। हमें क्या पूछा गया है, P की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो P की वर्तमान आयु क्या होगी, देखो P की 5 साल पहले जो आयु थी वो 10 थी, तो 5 साल बाद यानी आज कितनी हो जाएगी, इसमें 5 साल ऐड कर दो, कहने का मतलब 15 आपका आंसर हो जाएगा। P की 5 साल पहले थी ना ये आयु 10, और आज कितनी हो जाएगी, 5 साल बढ़ जाएगी, 15 साल हो जाएगी। ओके, अगला सवाल। अब देखो ये रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि आपको ओड वन कैलकुलेट करना, ओड वन फाइंड आउट करना होता है। ओड वन आउट का मतलब ये होता है कि विषम, विषम मतलब जैसे कि आपको 4 ऑप्शन में कुछ आइटम गिवन होंगे, कुछ भी लिखा मिलेगा, जो कोई भी नाम लिखे मिलेंगे या कुछ भी, ठीक है, तो उसमें से क्या करना होता है, आपको 3 तो ऐसे मिलेंगे जो एक कैटेगरी से संबंध रखते होंगे, एक समूह से संबंध रखते होंगे, कोई एक स्पेशल उनकी कोई ना कोई विशेषता होगी, ठीक है। एक जो चौथा होगा यानी कि उनमें से एक जो होगा वो उनसे थोड़ा सा अलग होगा, किसी भी वे से हो सकता है वो, किसी भी तरीके से। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें शेर, बाघ, तेंदुआ, गाय, अब इनमें से अलग क्या लग रहा है, साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल इजी सा है। शेर, बाघ और जो तेंदुआ है ये तीनों जो है ये मांसाहारी है, ठीक है, और जो गाय है ये क्या है, शाकाहारी, तो इसलिए ओड जो है, विषम जो है इन चारों में वो गाय हो जाएगी, ठीक है। अगला इजी से क्वेश्चन होते हैं ये ओड वन आउट वाले, विषम वाले। अब देखो यहाँ पे क्या, पोटैटो, आलू, गाजर, मूली और टमाटर, इसमें अलग क्या दिख रहा है तुम्हें, देखो आलू, गाजर और मूली ये क्या है, ये जमीन के नीचे होते हैं, जमीन के नीचे पनपते हैं, लेकिन जो टमाटर है ये जमीन के ऊपर, ये ऊपर लगती है, पेड़ के ऊपर लगती है। ये क्या है, ये एक तरह से जड़ें हैं, जड़ों में लगते हैं आलू, गाजर और मूली, लेकिन टमाटर जो है पेड़ के ऊपर लगते हैं, यानी पौधे के ऊपर लगती है, ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट आ जाएगा। सो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, फाइंड आउट ओड वन ओड नंबर। अब इनमें से अलग क्या है, देखो 16, 25, 36, 42, देखो साफ नजर आ रहा है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो ये जो 42 है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो मतलब ये पहले 3 जो है ना वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन 42 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला सवाल, इसमें से बताइए क्या होगा, BDF। अब देखो BDF एक तो ये है, दूसरा HJL, तीसरा NPR, चौथा SUX। अब देखो BDF में क्या है, B का रैंक जो होता है 2 होता है, रैंक याद कर लो, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। 2 4, इसका क्या है 4 और इसका 6, 2 4 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H का 8 होता है, J का 10 होता है, ठीक है, और L का 12 होता है, 8 10 12। उसके बाद क्या है, देखो N का 14 होता है, P का 16 होता है और R का 18 होता है। तो देखो 2 का गैप है, 2 4 6, ठीक है, 2 का गैप है, इनमें भी 2 का गैप है, इनमें भी 2 का गैप है। यहाँ पे क्या देखते हैं, ये 19, U जो होता है वो 21 और X होता है 24। अब देखो यहाँ पे तो चलो ठीक है 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पे तो 3 का गैप हो गया ना, समझ रहे हो, इनमें सब में क्या है 2 का गैप है। यहाँ पे देखो ये भी 2 +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है ऐसे +2 हो रहा है, 2 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा पैटर्न नहीं है, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा SUX, ये ओड है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए
आज की क्लास के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 30 क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं और 50 ये हो गए, टोटल आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमारे काफ़ी चैप्टर कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने स्टार्टिंग में जैसे कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लिए थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एज के क्वेश्चन भी आ गए, गति वाले चाल वाले भी क्वेश्चन आ गए, यानी कि टाइम डिस्टेंस स्पीड के क्वेश्चन भी आ गए, रेशियो के भी क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो आपके काफ़ी चैप्टर है जो इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो ईजिली आप कर सकते हो। इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, ऐसे ऐसे थोड़े बहुत जो फॉर्मूलाज है वो उनको अगर थोड़ा सा याद कर लोगे तो आपके लिए ये जो 25 मार्क्स है ये स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल एक और क्लास डाल दूंगा कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।